दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 वर्ष हो गए और बहुत सारे सवाल उठते आ रहे हैं। उसमें से एक प्रमुखता से यह सवाल आ रहा है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या तीसरा विश्व युद्ध अवश्यंभावी है? वैसे कहें तो तीसरा विश्व युद्ध ही चल रहा है। रूस के साथ 1-2 देश और हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, बेलारूस और दूसरे कुछ मदद करने वाले लोग हैं। जहां तक यूक्रेन की बात है, उसके साथ अमेरिका, नेटो सहित कुल मिलाकर कहें तो 51-52 देश है, जहां से पूरे हथियार हर तरह के आ रहे हैं और उनके सैनिक भी कहने के लिए विदेशी सैनिक भाड़े के हैं, लेकिन वह नेटो द्वारा ट्रेंड और नेटो के रेगुलर आर्मी भी है। तो जब विश्व युद्ध की बात कर रही है तो यह नहीं जो अभी हो रहा है, बल्कि वह जिसमें कि परमाणु हथियारों का उपयोग होगा। और फिर क्या होगा, आइए इस पर हल्के से चर्चा करते हैं। शुरुआती दिनों में जब युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका ने कहा था कि वह रशिया के खिलाफ किसी भी तरह से युद्ध में नहीं शामिल होगा। यूक्रेन को जरूर मदद करेगा, मुख्य रूप से आर्थिक रूप से, और सैन्य रूप से भी वहां तक मदद करेगा जहां तक वह उसके आत्मरक्षा के लिए होगा। कोई भी दूरगामी अस्त्र नहीं देगा जिससे रूसी इलाकों में, रूसी क्षेत्रों में आक्रमण हो सके। यानी यह एक रेड लाइन था, इससे आगे बढ़ेगा तो रूस इसकी प्रतिक्रिया में बहुत कुछ जवाबी कार्रवाई कर सकता था या कर सकता है। धीमे धीमे उन्होंने शुरू किया, काफ़ी एडवांस टैंक्स देने शुरू किए। पहले यूक्रेन को मदद देने वालों में से इंग्लैंड आया, फिर जर्मनी, फ्रांस आया, अमेरिका भी आया, बहुत सारे देश आए, और पोलैंड के माध्यम से, और बाद में समुद्र के भी माध्यम से, यानी दक्षिणी यूक्रेन के माध्यम से, ब्लैक सी से होते हुए और ओडिशा की तरफ से आना शुरू हुआ। उसके बाद से लॉन्ग रेंज के आर्टिलरी आने शुरू हो गए, और इनका रेंज पहले नॉर्मली जो 30-40 किलोमीटर होता था, हम भारतीयों को ही पता है, वह रेंज बढ़ के अब 180 ऐसे किलोमीटर हो गए। और रूसी फोर्सेस जो बॉर्डर पर रहती थी उस पर काफ़ी नुकसान सहना पड़ा। केवल उनके सैनिक ही नहीं मारे गए, लेकिन बहुत सारे डंप, ठिकाने जहां तेल, आयुध, अस्त्र थे, वो भी बर्बाद होने लगे और उनको भारी संख्या में पीछे हटाना पड़ा। यह जबरदस्त एक रेड लाइन को क्रॉस करने वाली बात थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसके जवाब में रशिया ने यह कहा कि हम इस युद्ध को वहां तक यूक्रेन के अंदर ले जाएंगे जहां तक से इनके ये इस तरह के तोप, इस तरह के आर्टिलरी हमारे रूसी क्षेत्रों को निशाना ना बना सके। उसके बाद से सरफेस टू एयर मिसाइल आ गए, और जिसमें शुरुआती दौर में 1 साल के अंदर होते होते रशिया के बहुत सारे महत्वपूर्ण जहाज जो हवा में थे, उनको अंदाज़ा नहीं था कि यूक्रेन के मिसाइल यहाँ तक आ सकते। उन्होंने आके एक ही दिन में 4-5 जहाज़ों को गिराया, जिसमें सुखोइस वगैरह थे, और भी दूसरे भी जहाज़ मारे जाने लगे। इस पर भी कुछ वैसा हंगामा नहीं हुआ, हालांकि उम्मीद थी कि बहुत ज़बरदस्त होगी। उसके बाद से शुरू हुए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, जैसे स्कैल्प, शैडो स्टॉर्म मिसाइल्स, इंग्लैंड, फ्रांस या यूरोपियन यूनियन के साथ से बने हुए। फिर एंटीशिप मिसाइल्स आने शुरू हो गए, काफ़ी एडवांस वाले, और इस कारण ब्लैक सी से रशियन के कई युद्धपोतों को हटाना पड़ा। उसके काफ़ी बर्बाद हुए, कई दर्जन बर्बाद हो गए, पूर्ण रूप से बर्बाद हुए। यूएवीज तो खैर भरमार आ गया, और लॉन्ग रेंज भी आ गया, और यह मास्को ही नहीं बल्कि दूर दराज अन्य जगहों में भी मार करने की क्षमता रखने लगे। इसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि टेररिस्ट अटैक, असैसिनेशन इनके नेताओं की, मिलिट्री नेताओं की तो है, सिविलियन नेताओं की भी, और जो भी मास्को में हुआ, 130, 35, 140 के करीब लोग मारे गए, भयानक रूप में घायल भी हुए, जिसमें पूरी उम्मीद है कि यूक्रेन का हाथ है, और अमेरिका को इसकी जानकारी थी। तो रेड लाइन बढ़ता जा रहा है। अभी के रेड लाइन में यह हुआ कि यूक्रेन ने अपने उत्तर में, यानी सटे हुए रूसी क्षेत्रों में, जैसे बेलगोरद में आक्रमण किया। 3 से 5 हजार सैनिक थे, 100 से ऊपर में बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक थे, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी थे, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ, मिसाइल्स के इस्तेमाल हुए। वैसे
लगातार वहाँ बॉम्बार्डिंग होती रहती, लेकिन वो अंदर घुसने की कोशिश की और पहली बार नहीं थी। उनके कहने के लिए कि रूस बचाओ या फ्रीडम रशिया के नाम से, वो रशियन है जो कर रहे हैं, तो ऐसे रशियन के पास इस तरह के हथियार कहाँ से पहुँचे? ये तो सीधा है कि यूक्रेन उसमें कर रहा था, उसका हाथ है। म्यूनिशंस एंड एक्सप्लोशंस ये वैसे आने शुरू हुए जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बैंड है, जैसे क्लस्टर म्यूनिशंस अमेरिका ने सीधे के सीधे दिया। जवाब में रशिया ने इतना ही कहा कि हम भी अब क्लस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल करेंगे, कई टुकड़ों में कई जगह आके करते हैं, और वो एल्यूमिनियम फॉयल के में वो छुपे रहते हैं, और इस्तेमाल होने के बाद भी महीने भर के बाद भी कोई ऊपर से गुजरता है तो एक्सप्लोजन कर सकता है। भारी एक्सप्लोजन ना होने के बाद भी सैनिकों के या सिविलियन जो भी हैं उनके हताहत होने की और भयंकर रूप से घायल होने की बात होती है। इसका इस्तेमाल वैसे यूएस ने गल्फ वॉर में किया था, और नेटो ने 1990 में यूगोस्लाविया में भारी मात्रा में किया था और बर्बादियां की थी। यूरेनियम डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स यूएस एंड यूके ने यहां पर लाकर दिया है। इससे उस तरह का बॉम्ब नहीं होता जैसे हिरोशिमा में या नागासाकी में जो इस्तेमाल किया गया था, जो 2 टन के आसपास के लगभग था। छोटे छोटे हैं, डिप्लीटेड हैं, लेकिन इसका रेडिएशन होता है और असर कई महीनों तक होता है। उसका भी इस्तेमाल शुरू किया। फाइटर F-16 आने की बात हो रही है, जिसपे अब पुतिन ने कहा है या रशिया ने कहा है कि F-16 चूंकि इसका लॉन्ग रेंज उसकी पहुंच है, इसलिए हो सकता है रोमानिया या अन्य नेटो देशों से वह वहां से आए, यूक्रेन से नहीं आए, और यूक्रेन के द्वारा होते हुए वह रशिया के कई क्षेत्रों में आक्रमण करे। ऐसी हालत में रशिया वहां जाके मारेगा जहां से F-16 आए थे। और इस पे आपको पता है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब पूरा यूरोपियन यूनियन जो है, अब वह युद्ध के पहले की स्थिति में, यानी युद्ध शुरुआत होने वाली, इसकी तैयारी करनी चाहिए। यानी अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स, और जहां तक की बात है, रशिया ने जहां बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन्स इस्टेब्लिश किए हैं, नॉर्थ कोरिया के पास तो अपना है, वहीं अमेरिका अब रशिया के इर्द गिर्द इलाकों में न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बॉम्ब इस्टेब्लिश कर रहा है। और उसमें एक यूके भी है, पता नहीं उसका खुद का क्या है, हालांकि है वैसे। टेक्निकली कहें तो टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो काफ़ी कम वजन के होते हैं, 1 से 2 किलो टन्स के होते हैं, यानी तकरीबन जो हिरोशिमा में इस्तेमाल किए गए थे उससे 10 गुना या 15 गुना कम है, ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी यदि उसका इस्तेमाल करें, या बैटलफील्ड न्यूक्लियर बॉम्ब से कहते हैं कि अपने बॉर्डर से कुछ ही दूरी में 100-200 किलोमीटर की दूरी पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी हो सकता है। अंततः यह बात है, यह तो अभी हमने इसकी बात की कि हम कहाँ कैसे कैसे धीमे धीमे पहुंच रहे हैं उस दिशा में। न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल के बारे में जहाँ तक रशिया का संविधान की बात है, और रशियन अपने संविधान को मानते हैं कुछ हद तक, उनका कहना है कि तभी इस्तेमाल होगा जब 2 हालत पहुँचते हैं। पहला ये कि विदेशी दुश्मन जो है वह न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल रशिया के ऊपर करता है, तो मजबूरन करना पड़ेगा। दूसरे, रशिया के अस्तित्व पर खतरा आ जाए, जो अमेरिका चाहता है, पूरे यूरोप बोल रहा है। स्टोल्टनबर्ग जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल है, वो कहते हैं कि हम रशिया को स्ट्रेटेजिकली, यानी रशिया को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। वैसे हालत में रशिया निश्चित रूप से न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा। और अभी जिस तरह से पूरे रशिया में उसके भी ऑयल सेक्टर और बाकी दूसरे जगहों पे सिविलियन सेक्टर में जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, आतंकी हमले अंदर से हो रहे हैं, वैसे हालत में शायद रशिया को मजबूर होना पड़े। वैसे उन्होंने कह दिया कि अब स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये अब सीधे के सीधे वॉर है। अब अगला चरण ये कि वो कह दें कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे, छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे, जो उनके पास 1000 से अधिक है, करीब 2000 है कहते हैं। भारत, पाकिस्तान वगैरह वगैरह के पास तकरीबन टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब से थोड़े बड़े स्तर के हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक नहीं है। वैसा नहीं है कि 2-4 बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे भारत इस्लामाबाद में कर दे तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, वैसा नहीं है। और एक बार टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब का शुरुआती होता है, और बगल वाले देश जहाँ से कि F-16 या दूसरे आते हैं, या उनके सैनिक जो भी काम कर रहे हैं, फ्रांस के खुलेआम आ गया, यह भी हमें तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ाने की बात कर रहा है। उस हालात में इन देशों पर भी ये न्यूक्लियर बम आ सकते हैं। फ्रांस के पास अपना न्यूक्लियर बम है, इजराइल तो इसमें शायद नहीं पड़ना चाहे, लेकिन शुरुआत हो सकती है। और वैसे हालत में यदि युद्ध
शुरू हो जाता है, यूरोप में हो जाता है, तो अमेरिका का पहला रिएक्शन होगा कि रशिया को बर्बाद किया जाए, और रशिया अपने काउंटर में अमेरिका को बर्बाद करेगा, इंग्लैंड पे करेगा, फ्रांस पे करेगा, इसके साथ साथ जर्मनी और बाकी वैसे देशों में करेगा जहां पे होगा। अमेरिका अपने आर्थिक प्रतिद्वंदी जिससे वो डर रहा है, चीन को नहीं छोड़ेगा। चीन निश्चित रूप से खत्म होने से पहले कोशिश करेगा कि उसके जो दुश्मन है, भारत पाकिस्तान को, पाकिस्तान भारत को, यानी इस तरह के बम्बार्डिंग होंगे। और कहें तो तकरीबन आधी दुनिया, कुछ अफ्रीका के छोड़ दें, कुछ लैटिन अमेरिका को छोड़ दें, तो तकरीबन नेस्तानाबूद हो जाएगी फर्स्ट स्ट्राइक, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी स्ट्राइक है। स्ट्राइक के 5-6 महीने बाद जो इसका गुब्बारा उठेगा, जो गर्मी से होगा पूरे विश्व भर में, रेडिएशन पूरा फैलेगा, और यह स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाएगा, यानी वहां जहां वायुमंडल की हवाएं खत्म होती है वहां तक, ट्रोपोपॉज वगैरह को चिरते वहां तक पहुंचेगा, और ये बादल एक आच्छादित हो जाएगा अगले 4 से 5 महीने में पूरे पृथ्वी पे, यदि वैसा होता है। और सूर्य की किरणों का आना बंद हो जाएगा, गर्मी आना बंद हो जाएगा, यानी विश्व जो शुरुआती के दिनों में भयानक गर्मी का सामना करेगा, रेडिएशन का सामना करेगा, शॉक का सामना करेगा, करीब मान लेते हैं कि 8 अरब में 2 से 3 अरब की आबादी खत्म हो जाएगी शुरुआती दौर में, बाकी 4-5 जो बचे हुए हैं आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, इंटरनेट वगैरह भूल जाइए, उसकी क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और जब पृथ्वी भारी ठंड हो जाएगा तब बचने की संभावना शायद ही हो, 2-4% लोग किसी तरह से बच जाए। क्या आप और मैं चाहता हूं, हम लोग चाहते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध परमाणु बॉम्ब के साथ, परमाणु हथियारों के साथ हो? बिल्कुल नहीं। और उसका उपाय यह है कि साम्राज्यवादी ताकतों को, पूंजीवाद को हम ध्वस्त करें। इसके बिना हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये ना भी तीसरा विश्व युद्ध होता है तो जिस तरह की स्थितियां बन रही है, जिस तरह से वातावरण बर्बाद हो रहा है, भारत के लोगों को पता है, दिल्ली हो या बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह हो रहा है, हमारा जीना दूभर हो रहा है। और यह समय की बात है, अगले 5 से 10 वर्ष में टेम्परेचर उतना बढ़ जाएगा जहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग मजाक नहीं है, तृतीय विश्व युद्ध मजाक नहीं है। कहीं ना कहीं से हम पूरे विश्व की, मानव समाज को, और जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उसे पूरी बर्बादी करने का यह पूंजीवाद उसको कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। अब पैर पीछे भी नहीं हटा सकता। उसका एकमात्र उपाय है कि हम मजदूर वर्गों के साथ, किसानों के साथ मिलकर इस पूंजीवादी सत्ता को बिल्कुल जला के, नष्ट करके उसको हम दफन कर दें, कुछ भी उसमें बच ना रहे, ताकि एक समाजवादी समाज हो जहां सेना की जरूरत नहीं, जहां युद्ध की जरूरत नहीं, आतंकवाद का खात्मा हो, सबको पूर्ण रोजगार मिले, किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, कोई जाति प्रथा नहीं, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, चाहे रंग भेद हो, चाहे लिंग भेद हो, उसका समाप्ति हो, सबको 100% बढ़िया शिक्षा मिले, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिले, घर मिले, अज्ञानता और अंधकार से मुक्ति हो, केवल बात में नहीं वास्तविकता में। धन्यवाद साथियों।